श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम बीएससी पार्ट फर्स्ट में आपका बॉटनी का सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग का विषय पढ़ रहे हैं, जहां पर प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जिक्र किया है सेल डिवीज़न के बारे में, जहां पर आपने देखा है कि सेल डिवीज़न क्या होता है, उसके टाइप्स के बारे में आपने पढ़ा है और सेल डिवीज़न की प्रोसेस क्या होती है उसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा है। तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो तक माइटोसिस के बारे में पढ़ा था कि माइटोसिस हम किसे कह रहे हैं, समसूत्री विभाजन जो कि आपने कहा है, समसूत्री विभाजन को किस प्रकार से डिफाइन कर रहे हैं, और साथ ही आप लोगों ने देखा है कि समसूत्री विभाजन जो होता है वो कैसी सेल्स में आप लोगों को देखने को मिलता है। आपने कहा सोमेटिक सेल्स होती है या वेजिटेटिव सेल्स होती है, जिनके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, माइटोसिस जो है, ऐसा सेल डिवीज़न आप लोगों को देखने को मिलता है। इसकी खोज किसने की? आपने कहा फ्लेमिंग के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और साथ ही आप लोगों ने देखा है कि अगर हम माइटोसिस की माइटोटिक डिवीज़न की बात करते हैं तो इनकी स्टेप को आपने दो भागों में डिवाइड किया हुआ था। आपने कहा था एक तो कौन सी थी, इंटरफेज, जिसको हम मेटाबॉलिक फेज के नाम से भी जान रहे थे, ग्रोथ फेज भी कह रहे थे, जहाँ पर आप लोगों ने देखा है कि इसके अंदर क्या होता है, विभाजन की तैयारियाँ होती है। दूसरा आपने काइनेटिक फेज का नाम दिया है, जिसके अंदर कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस की सब फेज जो है वो सारे आप लोगों ने कैटेगराइजेशन के रूप में आप लोगों ने देखे हैं। अब हम उसी टॉपिक को आपके यहाँ आगे बढ़ाते हैं। आप लोग देखेंगे कि जो कैरियोकाइनेसिस या जो साइटोकाइनेसिस जो कि माइटोटिक डिवीज़न में आप लोगों को देखने को मिलता है, वो किस प्रकार से आप लोगों को कंप्लीट देखने को मिलेगा, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आप लोगों को पता है कि कौन कौन सी फेज पाए जाते हैं, प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है और टीलोफेज है। तो पहले हम इसको थोड़ा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट कर लेते हैं, उसके बाद में इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि हम लोग माने कि ये सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आपकी इंटरफेज वाली जो कंडीशन होती है उसकी। तो ये तो मान लिया कि आपने सेल मेम्ब्रेन ले ली, और सेल मेम्ब्रेन के बाद में अंदर की तरफ सारा का सारा न्यूक्लियस है, ये आपका न्यूक्लियोलस जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रहा है, और साथ ही अंदर की तरफ आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, जेनेटिक मटेरियल जो है या क्रोमोसोम जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो ये वाली कंडीशन तो हो गई आपकी इंटरफेज, जहाँ पर ये वाला क्या पोर्शन है, इसको हम बोल रहे हैं सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये क्या चीज़ है, न्यूक्लियोलस, और ये क्या चीज़ है, क्रोमोसोम। ये सारे पोर्शन आप लोगों को कहाँ देखने को मिल रहे हैं, इंटरफेज के अंदर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद में आप लोग देखेंगे कि इंटरफेज के बाद में कौन सी स्टेज आप लोगों को देखने को मिलती है, प्रोफेज आता है। और ये प्रोफेज आप लोगों को दो प्रकार से देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, एक तो होगा आपका अर्ली प्रोफेज कंडीशन और एक होगा आपका लेट प्रोफेज कंडीशन। इस प्रोफेज की घटना में आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्या होता है कि आपकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये धीरे धीरे डिसअपियरिंग होना शुरू हो जाती है, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का टूटना जो है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ ही आप लोग देखेंगे कि अंदर की तरफ जो न्यूक्लियोलस जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये भी क्या होता है, डिसअपियरिंग होना शुरू हो जाता है। और साथ में आप लोग देखेंगे कि ये जो क्रोमोसोम आपको देखने को मिल रहे थे इंटरफेज में, जो कि मोस्टली आपने कहा कि ये कैसे हैं, क्लियरली सीन नहीं होते, आप लोगों को यहाँ पर अदृश्य रूप में आप लोगों को थोड़ा सा देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका अर्ली प्रोफेज स्टेज होता है, इस अर्ली प्रोफेज स्टेज के अंदर ये जो क्रोमोसोम होते हैं वो थोड़े से स्पष्ट आप लोगों को देखने को मिलते हैं, यानी कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में ये आप लोगों को देखने को मिलते हैं। साथ ही आप लोग देखेंगे कि इनके अंदर इंटरफेज में, क्योंकि सेल डिवीज़न के लिए क्या पाया जाना है, सेंट्रोसोम तारक काय जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है, क्योंकि स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होगा, अपोजिट पोल की तरफ क्रोमोसोम मूव करेंगे। तो ये सेंट्रोसोम आपको इंटरफेज में दिखाई दे रहा है। आप लोग देखेंगे कि अगर हम अर्ली प्रोफेज की बात कर रहे हैं तो ये सेंट्रोसोम जो है वो डिवाइड होगा, और डिवाइड होने के बाद में अपोजिट
पोल की तरफ इसका मूवमेंट शुरू हो जाएगा और साथ में आप लोग देखेंगे कि इसमें क्या बनना शुरू हो जाएगी, एस्टर रे जो है वो बनना शुरू हो जाएगी। तो ये है आपका अर्ली प्रोफेज। नोमिनेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ रहे हैं ये क्या है, आपकी सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, आप लोग देख रहे हैं डिसअपियरिंग हो रहा है, न्यूक्लियोलस डिसअपियरिंग हो रहा है, क्रोमोजोम जो है वो थोड़ा सा क्लियरली सीन हो रहे हैं, आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल आप कहें, ये आप लोग देखेंगे कि ये सेंट्रियोल जो है वो क्या कर रहा है, अपोजिट पोल की तरफ मूव कर रहा है। एस्टर का जो फॉर्मेशन है वो आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि यानी कि एस्टर या स्पिंडल फाइबर जो है वो लगभग बनना शुरू होते हैं। तो ये कंडीशन तो है आपकी अर्ली प्रोफेज में। यही हम बात करें लेट प्रोफेज के अंदर, तो आप लोग देखेंगे कि ये जो सेंट्रियोल बना था, ये सेंट्रियोल क्या करेगा, दोनों अपोजिट पोल की तरफ अपने मूव कर जाएंगे, यानी कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट दिशा में या अपोजिट डायरेक्शन के अंदर इस्टेब्लिश्ड हो जाएंगे। और साथ में ही आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो एस्टर रे बन रही थी वो भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। और दूसरा, क्रोमोजोम के अंदर कोइलिंग होने के कारण से आप लोग देखेंगे कि यहाँ के जो क्रोमोजोम हैं वो थोड़े से आपको मोटे दिखाई देंगे, यानी कि क्रोमोजोम की कोइलिंग होने के कारण से क्रोमोजोम जो है वो आपको मोटे दिखाई देने लग जाती है। दूसरा, आप लोग देख रहे हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो है वो क्लियरली यहाँ पर आप लोगों को अब्सेंट देखने को मिलते हैं, यानी कि पूर्णतया ये यहाँ पर अदृश्य हो जाते हैं। किस फेज के अंदर, आप लोग देखेंगे कि ये है लेट प्रोफेज। लेट प्रोफेज के अंदर ये आप लोगों को इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो ये समझ में आ गया इंटरफेज क्या है आप लोगों का। इंटरफेज के बाद में अर्ली प्रोफेज क्या है, लेट प्रोफेज जो है वो आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आप लोगों को प्रोफेज के बाद में दूसरी फेज देखने को मिलती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कौन सा आता है, मेटाफेज कंडीशन जो होती है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। तो मेटाफेज के अंदर आप लोग देखेंगे कि ये सेंट्रियोल तो है ही, इनके ऊपर क्या बन जाएगा, स्पिंडल फाइबर जो है वो बन जाएंगे, ये स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो जाएगा। साथ में ही आप लोग देखेंगे कि जो क्रोमोजोम थे वो क्रोमोजोम है वो यहाँ पर आप लोगों को अटैच देखने को मिलेंगे। ये सारे के सारे क्रोमोजोम्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, स्पिंडल फाइबर पर अटैच्ड हो जाएंगे। ये है आपका कौन सा फेज है, अर्ली मेटाफेज। अर्ली मेटाफेज की बात हो गई। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस नहीं देखने को मिल रहा है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो गया था, क्रोमोजोम जो है वो यहाँ पर अटैच्ड हो गए हैं स्पिंडल फाइबर के साथ में। लेकिन आप लोग देखेंगे कि इनका अटैचमेंट इस प्रकार से होता है कि जो ये जो सेंट्रोमियर आप लोगों को देखने को मिलता है क्रोमोजोम में, ये सेंट्रोमियर तो स्पिंडल फाइबर से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन इसकी भुजाएं जो होंगी क्रोमोजोम की, आप लोग देखेंगे कि ये क्या होगी, जो ध्रुव है या जो पोल्स पाए जा रहे हैं, इन पोल्स की डायरेक्शन में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये अर्ली मेटाफेज हो गया। अर्ली मेटाफेज के बाद में आप लोग देखेंगे लेट मेटाफेज। अब लेट मेटाफेज के अंदर क्या होगा, आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये तो आपका सेंट्रियोल था ही अपोजिट डायरेक्शन में, और ये आपके स्पिंडल फाइबर है। स्पिंडल फाइबर में आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्या होता है, जो क्रोमोजोम थे, इन क्रोमोजोम के अंदर क्या होता है कि जो सेंट्रोमियर पाया जाता है उसका डिवाइडेशन आप लोगों को देखने को मिलता है। यानी कि ये घटना यहीं पर हो जाती है आप लोगों को मोस्टली कि सेंट्रोमियर का डिवाइडेशन हो जाता है। सेंट्रोमियर जो हैं वो आपको मोस्टली 2 देखने को मिलते हैं। इसी पोर्शन में हो जाता है कि सेंट्रोमियर जो है वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इस वाली कंडीशन में क्या होगा, आप लोगों को देखने को मिलेगा कि सेंट्रोमियर का डिवाइडेशन हो गया, और साथ में ही आप लोग देखेंगे कि सेंट्रोमियर के डिवाइडेशन के साथ में यहाँ पर
स्पिंडल फाइबर बनेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर। ये इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर क्या काम करता है, जो क्रोमोजोम्स है उनको अपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाने का काम करता है। तो इससे तो आपने कहा अर्ली मेटाफेज, ये क्या हो गया, लेट मेटाफेज। मेटाफेज के बाद में नेक्स्ट कौन सा आएगा, सॉरी एक सेकेंड, इसको ये एनाफेज में देखने को मिलेगा। अर्ली मेटाफेज तक आपने यहाँ तक देखा, इसके अंदर लेट मेटाफेज में आप लोगों को पोर्शन देखने को मिलेगा कि इस वाले पोर्शन में क्या होता है कि जो आपका क्रोमोजोम है उसका सेंट्रोमियर का डिवाइडेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसका थोड़ा सा करेक्शन करना भाई, ये आपका क्रोमोजोम है, इस वाली कंडीशन में क्या होगा कि जो सेंट्रोमियर आप लोगों को देखने को मिलता है, ये दो सेंट्रोमियर्स का फॉर्मेशन कर देता है, यानी कि इनका क्या हो जाता है, मोस्टली सेपरेशन आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये सारा पोर्शन आप लोगों को इस प्रकार से देखने को मिलता है। और साथ ही आप लोग देखेंगे कि क्रोमोजोम इसकी तुलना में लेट मेटाफेज में क्या होता है, इक्वेटोरियल प्लेट पर आकर जमा हो जाते हैं। तो ये वाली घटना क्या है आपकी, लेट मेटाफेज। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे कि मेटाफेज के बाद में कौन सी आती है, एनाफेज की कंडीशन। और एनाफेज के अंदर क्या देखने को मिलेगा आप लोगों को कि एनाफेज के अंदर इनका मूवमेंट जो है वो शुरू होगा, अपोजिट डायरेक्शन की तरफ ये जाना शुरू करेंगे। तो आप लोग देखेंगे कि ये कंडीशन बन रही है इनकी, क्रोमोजोम का मूवमेंट शुरू हुआ, अपोजिट डायरेक्शन की तरफ जाना शुरू करेंगे। ये कहा आपने अर्ली एनाफेज, और फिर नेक्स्ट आपने कहा लेट एनाफेज। इसमें क्या होगा, इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर जो है वो बन जाएगा। तो ये बना दिया आपने इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन। ये आपने कहा ये क्या है, लेट एनाफेज। प्रोफेज हो गया, मेटाफेज हो गया, एनाफेज हो गया। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे कि इसके बाद में आप लोगों को देखने को मिलता है टीलोफेज। अब ये टीलोफेज भी दो घटनाओं के रूप में होगा, अर्ली टीलोफेज और लेट टीलोफेज। तो आप लोग देखेंगे कि जब एनाफेज कंप्लीट होता है, ये कंप्लीटली अपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाता है, और मूव करने के बाद में जब आपको टीलोफेज देखने को मिलेगा तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो है वो वापस बनना शुरू हो जाते हैं, और क्रोमोजोम जो है वो आपको यहाँ पर अपोजिट पोल की तरफ जो है वो देखने को मिलता है। तो ये सारा फॉर्मेशन आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगा, अर्ली टीलोफेज। और वहीं हम बात करें लेट टीलोफेज में, तो आप लोग देखेंगे कि इस वाली कंडीशन में क्या होगा, क्लियरली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस बन जाएंगे, क्रोमोजोम जो है वो हाइड्रेशन के कारण वापस अदृश्य हो जाएंगे। ये वाली घटनाएं जो हैं वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसको आप लोग क्या कह देंगे, ये है लेट टीलोफेज। ये तो सारा का सारा था कैरियोकाइनेसिस, जिसमें आप लोग देख रहे हैं न्यूक्लियस का डिवाइडेशन हो गया, एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन गए। इसके बाद में आपका क्या देखने को मिलेगा, साइटोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, आपका साइटोप्लाज्म का डिवाइडेशन आप लोगों को देखने को मिलता है, एक सेल से दो सेल जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये थी आपका एक न्यूक्लियस बन गया, और ये था दूसरा न्यूक्लियस बन गया। किस कंडीशन के दौरान, आप लोग देख रहे हैं टीलोफेज के दौरान। इस वाली कंडीशन में क्या होगा, साइटोकाइनेसिस में यहाँ पर सेल प्लेट का फॉर्मेशन शुरू होगा, और ये सेल प्लेट आप लोग देखेंगे कि केंद्र से बनकर परिधि की तरफ जा रही है। यानी कि ये कैसा पोर्शन आप लोगों को देखने को मिल रहा है, सेंट्रीफ्यूगल पोर्शन जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रहा है। और इस सेंट्रीफ्यूगल पोर्शन के कारण से आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्या बन जाएंगे, एक सेल से दो सेल जो है उनका फॉर्मेशन हो जाएगा। ये पूरा का पूरा पैटर्न आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा।
तो यहाँ पर आपने देखा कि एक सेल से 2 सेल बना दिए हमने माइटोसिस की घटना में, जिनके अंदर क्रोमोसोम की संख्या जो है वो आपकी मात्र कोशिका के समान आप लोगों को देखने को मिलती है। एक बार थोड़ा सा समझ ले आप लोग इसको फिर से, कि आपने कहा कि माइटोसिस की घटना में कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस में केंद्र का विभाजन, साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवाइडेशन होता है। तो हम बात कर रहे थे कैरियोकाइनेसिस, जो कि आपने कहा कि वो सारा किस फेज में देखने को मिलता है। इंटरफेज होती है, प्रोफेज होती है, मेटाफेज होती है, एनाफेज होती है और टीलोफेज होती है। अगर आप बात करें इंटरफेज की, तो इंटरफेज में आप लोग देखेंगे कि इस फेज के अंदर सेल जो होती है वो रेस्टिंग स्टेज में आप लोगों को देखने को मिलती है। और रेस्टिंग स्टेज का मतलब ये है कि यहाँ पर विभाजन की तैयारियाँ आप लोगों को देखने को मिलती है, जो कि आप लोगों ने सेल साइकिल में पढ़ा है कि यहाँ पर G1S G2 फेज जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। तो आप देख रहे हैं ये एक सेल है, सेल की सेल मेम्ब्रेन है, बीच में साइटोप्लाज्म आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये न्यूक्लियस पोर्शन आप लोगों को देखने को मिल रहा है, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस है, क्रोमेटिन मटेरियल क्रोमोसोम के रूप में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। इसी के साथ में इसके अंदर सेंट्रियोल जो है या सेंट्रोसोम जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ये सारी घटना है आपकी इंटरफेज, जिसके अंदर सेल आपको रेस्टिंग स्टेज के अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है। इंटरफेज से आगे जाते हैं अपन, तो आपको देखने को मिलता है प्रोफेज। आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेगा कि प्रोफेज जो होती है सेल डिवीजन की कैरियोकाइनेसिस की सबसे बड़ी प्रावस्था होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा टाइमिंग किस फेज में लगेगा, प्रोफेज के अंदर आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा टाइमिंग लगता है। इस कंडीशन में आप लोग देख रहे हैं कि अर्ली प्रोफेज की हम बात करें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस जो है उनका टूटना शुरू हो जाता है, और साथ ही जो क्रोमोसोम यहाँ पर आपको अदृश्य रूप में आप लोगों को देखने को मिल रहे थे वो थोड़ा सा आपको शो हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो थोड़ा गुणसूत्र जो होते हैं वो थोड़े से प्रकट होने लग जाते हैं, धागे नुमा संरचना के रूप में आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। साथ ही आपका जो सेंट्रियोल जो है वो 2 भागों में डिवाइड हो जाता है और अपोजिट पोल की तरफ इसका मूवमेंट शुरू हो जाता है। एस्टर का फॉर्मेशन जो है वो भी शुरू हो जाता है। ये सारी घटनाएं आपको कहाँ पर देखने को मिल रही है, अर्ली प्रोफेज के अंदर। यही बात करें हम लेट प्रोफेज में, क्योंकि भाई प्रोफेज के अंदर ज़्यादा टाइमिंग लग रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगी कि धीरे धीरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी देखने को नहीं मिलेगी, न्यूक्लियोलस भी नहीं देखने को मिलेगा। तो सेल के अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है कि सेंट्रियोल जो है वो मूव करता हुआ अपोजिट पोल की तरफ पहुंच गया। ये क्या बन गए, इसके अंदर स्पिंडल फाइबर जो है वो सारे के सारे बन जाते हैं, या एस्टर्स जो हैं वो सारे के सारे बन जाते हैं। और साथ में आप लोग देखेंगे कि जो गुणसूत्र यहाँ पर आपको धागे नुमा प्रतीत हो रहे थे वो गुणसूत्र कुंडलन के कारण आपको छोटे और मोटे गुणसूत्र के रूप में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ये सारा पोर्शन आपको कहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेट प्रोफेज के अंदर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। नॉमिनेट आप कर ही लेंगे, इन सबसे इसको नॉमिनेट करना है कि यही कंटेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये तो बात हो गई प्रोफेज तक की। अब बात करें हम मेटाफेज के बारे में, तो मेटाफेज में आप लोग देखेंगे कि मेटाफेज के अंदर क्या होता है कि जो गुणसूत्र होता है वो प्रत्येक गुणसूत्र आप लोग देखेंगे कि 2 अर्ध क्रोमेटिड का बना हुआ है। आपने पढ़ा हुआ है अर्ध गुणसूत्रों का बना हुआ है, और दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे से किसके द्वारा जुड़े हुए हैं, सेंट्रोमियर के द्वारा जुड़े हुए हैं। और आप लोग देखेंगे कि अर्ली मेटाफेज की बात करें तो ये सेंट्रोमियर जो है वो स्पिंडल फाइबर से अटैच्ड हो जाता है, और जिसमें आप लोग देखेंगे कि सेंट्रोमियर तो स्पिंडल फाइबर से अटैच है, और क्रोमोसोम की जो भुजाएं हैं वो आपको ध्रुव की तरफ मुड़ी हुई आप लोगों को देखने को मिलती है। और ये सारी की सारी घटना हमें कहाँ देखने को मिल रही है, अर्ली मेटाफेज में आप लोगों को देखने को मिल रही है। लेट मेटाफेज की बात करें तो आप लोग देखेंगे कि ये जो गुणसूत्र थे ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पर इक्विटोरियल जो प्लेट होती है गुणसूत्रों की मध्य पटलिका जो आप लोगों स्पिंडल फाइबर की मध्य पटलिका जो आप लोगों को देखने को मिलती है, वहां पर आकर ये एक दूसरे के साथ में अरेंज हो जाते हैं। ये सारा काम आपको कहाँ देखने को मिलता है, लेट मेटाफेज के अंदर। अब याद कीजिएगा एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कि गुणसूत्र की संरचना का स्पष्ट रूप से हम कहाँ अध्ययन कर सकते हैं, तो आप लोग देखेंगे कि मेटाफेज के अंदर क्रोमोसोम जो है वो क्लियरली आप लोगों को सीन हो जाते हैं, क्रोमेटिड के रूप में आप लोगों को अच्छे से देखने को प्रतीत होते हैं। तो इस स्टेज में आप गुणसूत्रों को अच्छे से पहचानने का काम कर सकते हैं। फिर हम बात करें
एनाफेज आता है। तो अर्ली एनाफेज में आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्या होता है, इस घटना के अंदर जो सेंट्रोमियर जो होता है इसका डिवाइडेशन आप लोगों को देखने को मिलता है, और 2 सेंट्रियोल बनने के कारण से आप लोग देखेंगे कि इनका मूवमेंट जो है वो अपोजिट पोल की तरफ शुरू हो जाता है। ये सारी घटना आपको कहाँ पर देखने को मिलती है, अर्ली एनाफेज में। और एक बात और आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि एनाफेज जो है वो कैरियोकाइनेसिस की सबसे छोटी फेज के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। फिर बात करें हम लेट एनाफेज। अब लेट एनाफेज में क्या होगा कि भाई आप देख रहे थे इस क्रोमोजोम के 2 क्रोमेटिड थे, ये दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे से अलग होकर अपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे। क्यों मूव करेंगे? क्योंकि इनके बीच में क्या बन रहा है, एक स्पिंडल फाइबर बन रहा है जिसे हम लोग क्या कहेंगे, इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर। क्या नाम है इसका? इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर। ये इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर बनने के कारण आप लोग देखेंगे कि धीरे धीरे इसकी लंबाई बढ़ेगी, ये क्रोमोजोम को अपोजिट पोल की तरफ मूव कर देगा। तो आगे एक टॉपिक आएगा आपका स्पिंडल फाइबर, उसके अंदर हम क्लियरली सीन करेंगे कि किस रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये सारा हो गया आपका लेट एनाफेज, जिसमें क्रोमोजोम अपोजिट पोल की तरफ मूव करते हुए आप लोगों को देखने को मिलेंगे। टीलोफेज की हम बात करें तो आप लोग देखेंगे कि क्रोमोजोम जो है वो अपोजिट पोल की तरफ पहुंच जाते हैं, फिर आपका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस जो है उनका बनना शुरू हो जाता है, और गुणसूत्र जो होते हैं वो थोड़े से आपको डिहाइड्रेशन के कारण से वापस जो है अस्पष्ट आप लोगों को देखना शुरू हो जाते हैं। ये सारी घटना कहाँ देखने को मिलेगी, अर्ली टीलोफेज के अंदर। वहीं हम बात करें लेट टीलोफेज की तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस पूरी तरह से बन गए हैं, और जो क्रोमोजोम था वो क्लियरली जिस कंडीशन में आपको इंटरफेज में देखने को मिल रहा था उस कंडीशन में वापस पहुंचा दिया जाता है। तो ये सारा का सारा हो गया लेट टीलोफेज, और यहाँ तक आपका कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया। एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बना दिए, आपने कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट किया है। अब हमें क्या करना है, एक सेल से 2 सेल बनानी है, तो अपने को क्या करना है, साइटोकाइनेसिस करना है। और साइटोकाइनेसिस में आप लोगों को पता है कि प्लांट के अंदर क्या होता है, सेल प्लेट का फॉर्मेशन किया जाता है। यहाँ केंद्र वाली साइड में क्या होता है, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सारे जमा हो जाते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट का निर्माण होता है, और ये केंद्र से धीरे धीरे परिधि की तरफ बढ़ता है और एक सेल से 2 सेल का फॉर्मेशन कर देता है, साइटोप्लाज्म पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। ये सारी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, ये क्या है आपका साइटोकाइनेसिस, जो कि आपको प्लांट के अंदर किस रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है, सेंट्रीफ्यूगल टाइप का साइटोकाइनेसिस जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये सारी घटनाएं होती हैं आपकी माइटोसिस के अंदर, किस प्रकार से आपको डिवाइडेशन देखने को मिलता है। और आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर एक सेल से 2 सेल बन गए, दोनों सेल के अंदर जो भी बने हैं वो मदर सेल के समान क्रोमोजोम आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इसी के साथ में आप लोग देखेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस की हम बात करें कि समसूत्री विभाजन का क्या महत्व होता है, तो आप लोग अच्छे से देख रहे हैं कि समसूत्री विभाजन के द्वारा एक सेल से 2 सेल बनाए जाते हैं, लेकिन इन सेल के अंदर गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान आप लोगों को देखने को मिलती है। और इसका अभिप्राय ये होता है कि इन सेल्स के अंदर जो आनुवंशिक स्थिरता है वो बनी हुई आप लोगों को देखने को मिलती है। दूसरा आप लोग देखेंगे कि ये जो डिवाइडेशन है, आपने कहा सोमेटिक सेल या वेजिटेटिव सेल्स में आप लोगों को देखने को मिलता है, तो ये क्या करते हैं कि एनिमल्स या प्लांट की क्या है, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नई कोशिकाएं बनती है, ग्रोथ जो है उसको रिप्रेजेंट करती है। और साथ में ही आप लोग देखेंगे कि कहीं पर कोई घाव वगैरह लग जाए तो उन क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की जो मरम्मत का काम किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, माइटोटिक डिवीजन के माध्यम से ये सारा काम किया जाता है। और साथ ही आप लोग देखेंगे कि कुछ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो पाए जाते हैं उनके अंदर ये रिप्रोडक्शन का भी माध्यम जो होता है उसके रूप में भी ये सारा का सारा काम करता है। तो ये सारा आपका माइटोसिस के बारे में है। इसके बारे में थोड़ा सा पोर्शन और बचा हुआ आपका, जिसको हम बोलेंगे माइटोटिक पॉइजन या माइटोजन्स, तो उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे आप लोगों का। आई थिंक यहाँ तक का पोर्शन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से माइटोसिस के अंदर डिवीजन आप लोगों को देखने को मिलता है, क्या कुछ घटनाएं होती है, इसको थोड़ा सा आप अच्छे से समझें। और आगे के टॉपिक में हम आगे के वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।